वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स, हमारे कोर्स पीएचपी लर्नर में। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और लूप्स क्या होते हैं। पीएचपी में हम इनको यूज़ कहाँ, कैसे और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो एक्शन को, जो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं, जो कि कंडीशन बेस्ड होती हैं। यानी कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, वरना ऐसा कर दो। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है इफ़ स्टेटमेंट। जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है, देन आ जाती है इफ़ एल्स आ जाती है। इनके उसी स्टेटमेंट का एक नेक्स्ट पार्ट भी आ जाता है जिसको हम एल्स बोलते हैं। देन उससे नेक्स्ट आ जाता है इफ़ एल्स, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। तो इसको रीड करने के बजाय हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। तो ये हमने लास्ट टाइम लिखा था, इसको हम कर देते हैं रिमूव, और मैं यहाँ इंट लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 5। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ 5। नेक्स्ट यहाँ मैं लगाऊंगा इफ़ is greater than 2, then echo be expert trainings। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके, उसके बाद कमेंट्स देना लाजमी होता है, और यहाँ मैंने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई, एक स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई कि अगर इंट जो वेरिएबल है वो 2 से बड़ा है तो बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रिंट करवा दो। तो हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल में, बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रिंट हो गया। उसने सही प्रिंट किया क्योंकि इफ़ बड़ा है इंट बड़ा है 2 से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैंने यहाँ ये मेंशन किया हुआ है इफ़ एल्स की, कि अगर तो बड़ा है, अगर तो हमारी कंडीशन अप्रूव हो जाती है, ट्रू हो जाती है तो ठीक है, वरना जो अगर फॉल्स हो जाती है तो उसको वो एल्स पर ले जाए। तो यहाँ अब मैं लिख देता हूँ एल्स। सेम वही सिंटैक्स है, कुछ भी हमने चेंज नहीं करना पीएचपी में भी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ डन। राइट, यहाँ इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ 2 की बजाय 6 कर देता हूँ, डन आ गया। डन क्यों आ गया, क्योंकि ये इंटीजर जो इंट वेरिएबल दिया है मैंने, इसकी वैल्यू 6 से तो बड़ी नहीं है ना। इस वजह से हमने इसने इसको टोटली डन पे जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि प्रोसेस सबसे पहले यहाँ आया, उसने चेक किया कंडीशन में कि क्या ऐसा है। अगर तो ऐसा होता तो इसको यहाँ ट्रू कर देता। ओके, अगर ऐसा होता तो इसको यहाँ ट्रू कर देता, लेकिन अब ऐसा नहीं था तो उसने डायरेक्ट उसके प्रोसेस को एल्स पर ले गया और इसको ट्रू कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसी कंडीशन को एल्स इफ में ले जाते हैं, तो एल्स इफ में क्या होता है, हमें यहाँ एक और कंडीशन लगानी पड़ती है। इसके अंदर हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ती है। एल्स इफ ये होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारा एक यूज़र है जो कि प्रोसेस में आ रहा है, अब मतलब कि उस पर हमने चेक करना है कि रोल क्या है और उसको उसके मुताबिक टास्क असाइन करना है। तो क्या होगा, इफ़ चेक इफ़ रोल इज़ एडमिन देन असाइन हिम दिस टास्क, इफ़ रोल इज़ ऑथर देन असाइन हिम दिस टास्क, एंड एल्स अगर मतलब कि एल्स इफ हम कितनी दफ़ा लगा सकते हैं, और एल्स इफ के एंड पे हमें एल्स लगाना ज़रूरी होता है। लोकल होस्ट पे तो ये प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्वर पर अपनी एप्लीकेशन को लेकर जाते हैं तब ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इंट लगाता हूँ और इंट को मैं देता हूँ 5 नहीं, हम इसको भी 3 कर देते हैं। एको मैंने प्रिंट करवाया phplearners.com, और यहाँ मैंने करवाया फॉल्स। ओके, अब क्या होगा, वो चेक करेगा इसकी वैल्यू। अगर तो इसकी वैल्यू 6 से बड़ी है
तो प्रिंट करवा देगा बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। और अगर इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है तो करवा देगा phplearners.com। और अगर इसकी वैल्यू इसमें किसी भी कंडीशन पर नहीं आती देन वो डायरेक्ट इसको एल्स पर ले आएगा। तो हम इसको रन करते हैं, देखिए PHP लर्नर्स आ गया। कैसे आया? क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 6 से तो छोटा है, जिस वजह से यहाँ आ गया। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर एक और एल्स इफ लगा देते हैं और यहाँ मैं लगाता हूँ int 4 और यहाँ मैं इसे प्रिंट करता हूँ ओवर forum name is phplearners.com, राइट। तो यहाँ क्या होगा, चेक करेगा सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू को। इंटीजर मतलब कि वेरिएबल का नाम इंटीजर है, हम इंटीजर की जगह a रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करेगा a की वैल्यू को कि अगर तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है देन तो वो बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रिंट करवाएगा। अगर ग्रेटर देन 3 है देन प्रिंट करवाएगा PHP लर्नर। और अगर ग्रेटर देन 4 है देन प्रिंट करवाएगा ओवर फॉरम नेम इज PHP लर्नर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं। ये क्या आ गया, इंटीजर और सॉरी हमने नीचे वेरिएबल का नाम नहीं चेंज किया, यह इंटीजर और इंटीजर की जगह a। तो लेट्स से phplearners.com। अब हुआ यूं कि हमारी कंडीशन में a की वैल्यू 3 से भी बड़ी है और a की वैल्यू 4 से भी बड़ी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस कंडीशन को थोड़ा सा मज़ीद कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं इसमें। ये मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑपरेटर्स का इफ़ कंडीशन के साथ या ऑपरेटर्स का कंडीशन या लूप्स के साथ जो रिलेशन है वो आपको समझ आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वल टू पे ले आता हूँ, इसको भी इक्वल टू पे ले आता हूँ और यहाँ मैं इस तरह प्रिंट करता हूँ। अब रूल्स के मुताबिक क्या होना चाहिए कि a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ भी a इज इक्वल टू 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो इसको एल्स फॉल्स पर चले जाना चाहिए। तो ये देखिए ये फॉल्स पर चला गया। अब मैं जाता हूँ 4 लगा देता हूँ। सो ओवर फॉरम नेम इज phplearners.com। तो यह है कुछ हमारी कंडीशंस इफ़ एल्स इफ और आगे हम चलते हैं स्विच पर। इफ़ एल्स इफ और इफ एल्स, और अब हम स्विच पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच है क्या। सिलेक्ट्स वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। मतलब कि इसमें भी सेम इफ कंडीशन वाला हिसाब है। लाइक अगर हम इसकी बजाय एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, राइट। हम इसको एल्स इफ के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ऐसा होता है यानी कि मैंने अभी तक जो है ना बहुत ही कम है कि मुझे कोई एक आध दफ़ा स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ जाए, वरना मैं भी स्विच स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करता। तो एनीवेज हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी वेबसाइट से। लाइक स्विच स्टेटमेंट इन PHP W3 स्कूल से चले जाते हैं। चलो यह है जी स्विच स्टेटमेंट इन PHP W3 स्कूल पे, ठीक है। तो इसका भी सिंटैक्स सेम वैसा ही है जैसा कि दूसरी लैंग्वेजेस में होता है। कोई इतना जो है ना इसका प्रोसेस बेसिकली सेम वैसे, सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज है। तो हम चलते हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस कोड को हम कमेंट्स में ले आते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, और इसके साथ मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये चेक कर रहा है कि कलर ये चेक कर रहा है कि फेवरेट कलर जो है वो रेड है। अब उसने स्विच में रिफाइन कर दिया कि भाई ये वेरिएबल है जिसको तुमने चेक करना है, ठीक है। अब इन केस कि अगर कलर रेड है तो योर फेवरेट कलर इज रेड, इसको ब्रेक कर दो। अब ब्रेक क्या करता है, अब हमारे कंडीशन को, हमारी जो कंडीशन जो हमारी स्टेटमेंट है उसको ब्रेक करने के लिए ये ब्रेक यूज़ होता है। अब देखेंगे आप
कि सबसे एंड पे ब्रेक ये नहीं यूज़ हुआ हुआ, सबसे एंड पे क्या यूज़ हुआ हुआ है, डिफ़ॉल्ट। आपने देखा होगा कि कई सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि उसकी लिखा होता है ऑलरेडी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो चेंज कर लो। लाइक डिफ़ॉल्ट चीज़ जिसे हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, जैसे हम विंडोज़ 10 करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर विंडो 10 का ही लगा होता है, हम बाद में अपना लगाते हैं। तो इसी तरह ये स्विच है। लाइक इन केस अगर तो रेड कलर पसंद है तो योर फेवरेट कलर इज़ रेड, अगर ब्लू कलर पसंद है योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, अगर ग्रीन कलर पसंद है योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद मज़ीद देखते हैं कि अगर हमें खुद भी एग्जांपल की ज़रूरत है तो योर फेवरेट कलर इज़ रेड आ गया। इसने क्या किया, इसने चेक किया कि इस कलर इस ये वाला वैल्यू पकड़ा, इस वेरिएबल की वैल्यू पकड़ी और उसको यहाँ ले गया। देखा इन केस कलर रेड है तो उसने ये प्रिंट करवा दिया और लूप को यहाँ ही ब्रेक कर दिया। और फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कलर ब्लू कर देता हूँ, योर फेवरेट कलर इज ब्लू, अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ, अब ब्लैक तो इन तीनों केसेस में नहीं है, फिर क्या करेगा, सॉरी ये देखिए, योर फेवरेट कलर इज नेदर रेड एंड ब्लैक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ये तीनों चीज़ें हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं एक केस नया ऐड कर देता हूँ जिसको मैंने बोल दिया ब्लैक, ओके, और मैंने एक को कर दिया oh yes you like black color, ओके, एंड इसको मैंने ब्रेक कर दिया। फिर क्या होगा, ये चलो मजीद इसके साथ एक पंगा लेते हैं, मैं यहाँ से ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ। वो फिर भी इसने यही किया है, क्या वजह है, देखिए हमने उसको यहाँ तो ब्रेक करने का कहा ही, मतलब कि ये चीज़ तो एग्जीक्यूट ही नहीं ना हुई, यानी कि ये वाला ब्रेक भी नहीं चला। इसी तरह ये चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसने केस चेक कर लिया ना कि ब्लू भी नहीं है इसका केस, इसका मतलब ये भी ब्रेक नहीं चला। फिर ये चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ ब्रेक था ही नहीं, यानी कि हो या ना हो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ हमें ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्रेक को ख़त्म कर देता हूँ और इस ब्रेक को लगा रहने देता हूँ, फिर क्या होगा, योर फेवरेट कलर इज ब्लैक तो आ गया, साथ में ये भी आ गया योर फेवरेट कलर, क्यों, क्योंकि उसने जो प्रोसेस चल रहा था उसको यहाँ ब्रेक नहीं किया। अगर आप थोड़े से हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं ना, तो मैंने कई जगह ऐसी भी देखी हैं जहाँ स्विच स्टेटमेंट के अंदर लूप यूज़ हो रहे होते हैं और लूप के अंदर इफ यूज़ हो रही होती हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ब्रेक ज़रूरी है, ब्रेक ज़रूरी है उस कंडीशंस के ऊपर, ख़ास करके उस कंडीशन के ऊपर जो हमें पता है एग्जीक्यूट हो जानी है। लेकिन कई दफ़ा प्रोसेस ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता एग्जीक्यूट कौन सी स्टेटमेंट होनी है कौन सी नहीं होनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, यहाँ हम यूज़र से कलर ले रहे हैं जो कि हमें भी नहीं पता, अब यूज़र पिंक कलर दे देता है, पिंक यहाँ है नहीं तो वो तो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट पर चला जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर हमने पूरी कंडीशंस लगाई हुई हैं और ये पिंक कलर पे हमने ब्रेक नहीं लगाई हुई, तो वो क्या करेगा, पिंक कलर पे एग्जीक्यूट तो होगा ही, साथ के साथ डिफ़ॉल्ट भी चला देगा। तो इससे पता लगा कि जब भी हम स्विच यूज़ करें तो डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक लाजमी यूज़ करें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप्स की। लूप्स जो होते हैं वो एक ही चीज़ को बार बार, यानी कि एक ही एक्शन को, एक चीज़ को नहीं, एक ही एक्शन को बार बार परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हर कंडीशंस के लिहाज से लूप्स होते हैं और हर लैंग्वेज में लूप्स होते हैं और यही लूप्स होते हैं। वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, फॉर लूप होता है और फॉर ईच लूप होता है। फॉर ईच लूप ज़रा हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, बेसिकली ये अरे पर यूज़ होता है, तो जैसे ही हम अरे पढ़ेंगे इसके ऊपर हम फॉर ईच लूप भी यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा साइड पे करके हम ऊपर वाले तीन लूप्स के बारे में देखते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ओके, वाइल लूप कब यूज़ होता है? वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब
हमें नहीं पता होता कि कंडीशन ने कितनी दफ़ा चलना है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि एग्ज़ाम्पल जो है हम खुद लिखते हैं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल हम किसी ऐसी वेबसाइट से उठा लेते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए आसानी हो बेसिकली। उससे क्या है कि आप उसको वहाँ से भी कॉपी कर सकें। आप लेक्चर के अंदर से कैसे कॉपी करेंगे कम से कम। चलो इसको देखते हैं। ये मैंने वाइल लगाई। सबलम टेक्स्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें आपको ये सारे PHP के फंक्शंस मिल जाते हैं। अगर नहीं तो आप इसका एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें, इसके अंदर ही होता है। इसकी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें तो आपको HTML CSS की सारी चीज़ें अंदर ही मिल जाएंगी। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ एक आई वेरिएबल बनाता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, आई। और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ एको आई एम असद फ्रॉम phplearners.com, राइट। अब हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, उसी तरह मैं अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। अब क्या होगा, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। आई एम असद, तो ये 10 दफ़ा आई एम असद प्रिंट हो गया। इसको मज़ीद करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़ा क्यों आया यहाँ, ये था 0 पे, ठीक है। पहले आई की वैल्यू आई 0। उसने चेक किया कि ये तो 10 से बराबर भी नहीं है और ना ही इससे बड़ा है, ओके। तो मैंने तो इससे छोटा ही है, तो उसने क्या किया, उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह 0 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया। जब तक के आई इसके बराबर नहीं चला गया तब तक वो इसको प्रिंट करता गया। तो 0 से 10 तक 11 वर्ड्स बनते हैं, 11 जो है बनते हैं। तो हमने ये कर लिया, ये 11 दफ़ा आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 1 ले जाता हूँ इसको, अब ये 10 दफ़ा प्रिंट होगा, लाइक। हम इसको मज़ीद जो है एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मैं आई प्रिंट करवाता हूँ। IM1, IM2, IM3, IM4, IM10। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 0 पर ले जाता तो इसका नंबर 0 था, तो ये 0 से लेकर 10 तक आ जाता। तो हमें पता लगा कि इसने 0 से स्टार्ट किया और 10 तक लेके इसने 11 जो है नंबर्स प्रिंट करवा ली। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसमें एक टेबल भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। टेबल कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो 2 का टेबल प्रिंट करवाते हैं। यहाँ ऐसे एको एको और एको में हम टेबल, तो वैसे मुझे लिखना भी भूल गया, 2 मल्टीप्लाई डॉट, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर था जो कि हमने पढ़ा, जो कि 2 वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, 2 स्टेटमेंट्स को भी आपस में जोड़ता है और 2 सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ता है। तो हम इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ ये मैंने स्पेस दी है ताकि टेबल ज़रा वाज़िया हो जाए। आई डॉट, फिर से इक्वल टू डॉट आई, ये हमने पढ़ा है, ये ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था, टू मल्टीप्लाई बाय आई। अब देखते हैं, यहाँ मुझे लगता है कि एरर तो आएगा, नहीं एरर आया। एरर किस चीज़ का उसने दिया, एरर उसने दिया है कि ये 2 अनएक्सपेक्टेड लगाया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम n एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि टेबल है, ठीक हो गया। और यहाँ हम डॉट n और यहाँ भी डॉट n। अब इसको मैं रन करवाया, ये n क्या आ गया, 38 पे एरर क्या है, सिंटैक्स एरर आया 38 पे, एक्सपेक्टिंग डॉट, ये देखिए
डॉट बेसिकली यहाँ आना चाहिए। हमें सिंटैक्स का ख्याल रखना चाहिए। पीएचपी का जो सिंटैक्स है ना, ये थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल है। हमें डॉट और सेमी कॉलन और कॉलन बेस्ड चलता है। हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। लो जी, ये आ गया। अब ये क्यों ऐसे आया जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20, ऐसे आना तो नहीं चाहिए। इसको एक ही दफ़ा प्रिंट होना चाहिए। हम साथ साथ डीबगिंग करते हैं जब तो हमें ज़्यादा समझ आती रहती है। 10, सॉरी, ये देखिए आई की वैल्यू हमने ना गलती से 10 दे दी हुई है। हम आई की वैल्यू 1 दे देते हैं। अब देखिए ज़रा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और इसको मैंने किया हाइट, इसको मैंने किया दोबारा। ये हमारा टेबल प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ से ऐसे आता हूँ और ये करता हूँ, ये टेबल हमारा प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा टेबल, हम इसको जहाँ तक लेके जाना चाहें वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लाइक मैं इसको 100 तक ले जाता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल 100 तक चला गया। मैं इसको 1000 तक ले जाता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल 1000 तक चला गया। ये बिल्कुल, और जितना हम लेके जाना चाहें हम इसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे पास वाइल लूप है, इसको यूज़ कैसे करना है और ये क्या चीज़ है, और इसको नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है जब हम मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ये ज़रा बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ यूज़ ट्राई करके देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में भी हम एक प्रिंट करवाएंगे टेबल ही। बेसिकली मेरे हिसाब से टेबल एक ऐसी एग्जांपल है जो हम प्रिंट करवा लेते हैं तो समझे हमें लूप की समझ आ गई। तो ये लग गया हमारे पास फॉर लूप। अब वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस था जो हमें पता लगा, ये देखिए। इसमें था कि इसमें वेरिएबल हमें बाहर क्रिएट करवाना है। वैसे तो इसमें भी बाहर क्रिएट हो जाता है, बस इसमें मेन जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम इसका इंक्रीमेंट लूप के अंदर देते हैं, लेकिन इसका इंक्रीमेंट ये जो कंडीशन वाली स्पेस है यहाँ दिया जाता है। तो चलिए इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमने पहले एक चीज़ पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी और अभी भी पढ़ेंगे। देखिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ थी आई की वैल्यू 1 और यहाँ है आई की वैल्यू 0। तो PHP क्या करेगा, PHP लेटेस्ट वैल्यू को पकड़ेगा, वो इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा, क्योंकि प्रोसेस तो स्टार्ट से ही चलना है ना। प्रोसेस जब हमने पेज को रिफ्रेश करना है, प्रोसेस ने यहाँ से स्टार्ट होना है। उसने देखना है ये कोड कमेंट में है, छोड़ दो, ये कोड कमेंट में है, ये भी छोड़ दो। फिर उसने देखना आई की वैल्यू तो 1 है और एन की वैल्यू 2 है। अब वो ढूंढेगा आई की वैल्यू और एन की वैल्यू यूज़ कहाँ हो रही है। तो मुझे पता लगेगा, प्रोसेस को पता लगेगा कि आई की वैल्यू यहाँ का दोबारा अपडेट हो रही है, तो वो इस आई की वैल्यू को गेट कर लेगा, उसको इग्नोर कर देगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ दोबारा 10 लगा देते हैं और दोबारा से हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं आई को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9 तक आया है। 9 तक क्यों आया, क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल टू लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि 10 तक, ये देखिए 10 भी साथ आ गया। अब हम इसके अंदर ही दोबारा से टेबल प्रिंट करवाते हैं। एन की वैल्यू 2 है हमारे पास ऑलरेडी, एन की वैल्यू हमारे पास 2 है ऑलरेडी, तो हम इसी को यूज़ करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एन यूज़ करता हूँ, एन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्पेस और मल्टीप्लाई आई डॉट, दोबारा ये मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको डबल कोट्स में भी कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी। उसके बाद आई मल्टीप्लाई बाय एन, सॉरी एन $n, और यहाँ हम
इसको लाइन को ब्रेक भी कर देते हैं ताकि हमारा जो है ना टेबल अच्छे से प्रिंट हो जाए और नज़र आ जाए बेसिकली। लो जी, ये हमारा टेबल चल गया। अब यहाँ अगर मैं 3 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, चलो 5 का करवा लेते हैं, ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ 80 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ, ये 80 का टेबल प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ ये टेबल प्रिंट करवाता हूँ तो ये टेबल प्रिंट कर देगा। और ये देखें, ये एक अलग सिलसिला है, इसके बारे में भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ 1.5 का टेबल प्रिंट करता हूँ, 1.5 का टेबल प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं MUL मुल्क का। इसमें क्या होगा, $i n, ये क्या करेगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और हम यहाँ ये लंबा प्रोसेस लिखने की बजाय लॉजिकली ये लिख देते हैं, ये कहाँ आ गया, सॉरी कंकैटिनेशन ऑपरेटर नहीं लगाया, तो ये आ गया 1.5 का। अब हम एक और वैल्यू लगा लेते हैं जिसको हम मैक्स बोलते हैं और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 10 की। ओके, और यहाँ मैं मैक्स वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ। फिर क्या होगा, ये देखिए, अब मैं यहाँ यूज़र से अगर ले लेता हूँ, यूज़र से जो वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर स्टोर करवा दी, लाइक 89 का टेबल, और ये क्या करेगा, ये 89 तक इसको लेके चला जाएगा। अगर मैंने टेबल प्रिंट करवाना है 7 का जो कि 89 तक चले, तो वो 89 तक 7 के टेबल को ले जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये लूप्स आ जाते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप एंड आ गई डू वाइल लूप की बारे। सो जो हमारा वाइल लूप था वो पहले कंडीशन चलती है देन एक्शन परफॉर्म होता है लेकिन डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में पहले एक्शन परफॉर्म होता है, देन इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चलती है। लाइक डू, इसका मैटर सिंटैक्स पता नहीं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, इसका एक दफ़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच में लूप्स के अंदर होना चाहिए, हाँ डू वाइल लूप, एहतियात ज़रूरी है हाँ ओके, तो सही लिख रहा था तो यहाँ हम आए, यहाँ हमने एक वैल्यू ली, हमने क्या x ले लिया, i ले लिया, चलें जी i को हमने करवा दिया 0। और यहाँ हमने क्या कह दिया, यहाँ हमने कह दिया कि i, सेम वही चीज़ हम इसमें भी करके देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। और एको करवा दिया हमने i को ही, यहाँ ये लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ये HTML का है जिससे लाइन ब्रेक होती जाएगी। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट इंक्रीमेंट देना है, हमने सॉरी इंक्रीमेंट देना है जो कि यहाँ चले गए। अच्छा, अगर हम डिक्रीमेंट देते हैं तो लूप उल्टा चलता है, राइट, और उस हिसाब से फिर उसकी वैल्यूज़ होती हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं। एनीवेज ये एको नहीं होगा, यहाँ होगा i प्लस प्लस। ओके, तो ये है हमारा लूप। देखो जी, ये भी 10 तक चल गया। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा, फिर कंडीशन देखी गई। पहले एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर इंक्रीमेंट लगा, फिर कंडीशन देखी गई। यानी कि ये लूप 0 से स्टार्ट हुआ और इसके अंदर भी हम एक प्रिंट करवाते हैं टेबल, सेम इसी तरह उसी को कॉपी करके इधर डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद हमने n की वैल्यू ऊपर से तो कर दी थी हाइट, और तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलें एक और वेरिएबल क्रिएट करवा लेते हैं जिसको वैल्यू दे देते हैं 2 की। लीजिए, तो ये हमारा 2 का टेबल दोबारा आ गया। एक दफ़ा हमने टेबल प्रिंट करवाया वाइल लूप में, फिर करवाया डू वाइल में और फिर फॉर में। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है फॉर ईच की।
फॉर ईच हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि फॉर ईच को कहाँ और क्यों और कैसे यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एक अरे का लूप है और फॉर ईच तब यूज़ होता है जब हमें पता ही नहीं है अरे का साइज़ क्या है, किस तरह है, और हमें नहीं पता। वैसे तो फॉर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन फॉर ईच बेसिकली बनाया ही अरे के लिए गया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।